Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. आज के न्यूज़पेपर में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बताई गई है अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, बट उसको आज हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जब और डिटेल बातें आ जाएंगी कल तक, तो फिर कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आज यही चार टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे विल बी डिस्कसिंग टुमारो। सो पहला टॉपिक है अबाउट नाटो वार्निंग इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। लगभग सारे ही अखबारों के फ्रंट पेज पे आज ये टॉपिक आया है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा बैकग्राउंड के साथ समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा समझते हैं कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रुप बना कैसे, आज के टाइम में इसका क्या रोल है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया फ्रॉम 1939 टू 1945 और ये वो वक्त था जब यूएस एंड उसके अलाइज केम अलोंग विथ यूएसएसआर, जबकि दोनों आइडियोलॉजिकली काफ़ी अपोजिट हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी जो वो फॉलो करते हैं उन देखा जाए तो यूएस एंड इट्स अलाइज स्पेशली अराउंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन जैसे कि ब्रिटेन एंड फ्रांस, दे वेयर फॉलोइंग लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो मार्केट मॉडल हम लोग बेसिकली कहते हैं, जो इकोनॉमिक क्लास में हमने पढ़ा है। जबकि यूएसएसआर was developed around the concept of socialist model given by Karl Marx। तो आइडियोलॉजिकली तो ये बिल्कुल अपोजिट थे, मार्केट मॉडल सोशलिस्ट मॉडल। बट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दे वर फोर्स टू कम टुगेदर, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इनको करनी पड़ी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, बिकॉज दे वर फेसिंग ए कॉमन थ्रेट इन फॉर्म ऑफ नाजीज्म एंड फासिज्म बाय इटली एंड जर्मनी। साथ ही साथ उनको जापान भी नाजीज्म और फासिज्म वाले ऑर्बिट में आ चुका था। तो एक एक्सिस बन गई थी इटली, जर्मनी और जापान की, जिसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, वैसे ही ये दोनों ग्रुप वापस से हॉस्टाइल हो गए अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो थे ही। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, वर्ल्ड इंटर्ड इनटू नेक्स्ट फेज ऑफ हॉस्टिलिटी, जिसको कहा जाता है कोल्ड वॉर, विच वाज मेनली बिटवीन यूएस एंड इट्स अलाइज, जिनको कहा गया यूएस ब्लॉक, अगेंस्ट रसिया एंड इट्स अलाइज, जिसको कहा गया यूएसएसआर ब्लॉक। तो दुनिया जो है मेनली इन दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही थी। बट कई सारे ऐसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, जैसे भारत। ये सारे देश मिल करके एक थर्ड फ्रंट की शुरुआत की इन्होंने, जिसको कहा गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्योंकि इन देशों को बड़ी मेहनत से, बड़ी तकलीफ से आज़ादी मिली थी एंड दीज कंट्रीज डिड नॉट वांटेड टू lose their autonomy by jumping into any of the power block. So in order to maintain their strategic autonomy, non-alignment movement was started. तो ये था ग्लोबल पॉलिटिक्स राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जिसको हम लोग कह सकते हैं द फेज ऑफ कोल्ड वॉर। एंड कोल्ड वॉर कंटिन्यूड फ्रॉम 1945 टू 1991। ऑफिशियली आप कह सकते हैं 1989 तक यूएसएसआर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। 1991 में ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991। बट कोल्ड वॉर के दौरान हुआ क्या कि दुनिया इन दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही थी, यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक। तो यूएस ब्लॉक के जितने भी मेंबर कंट्रीज थे, उन्होंने आपस में मिल करके एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया, जिसकी मदद से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं जवाब में यूएसएसआर ने इसी तरीके का एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। बट विथ disintegration of USSR in 1991 and end of Cold War, Warsaw Pact came to an end, but NATO is still continuing. Of course, Cold War is over now, so the goal of NATO has changed, but it still continues. NATO, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको जैसा कि मैंने पिछले पेज पे ही बताया कि इट वाज अ मिलिट्री अलायंस एंड इट स्टिल कंटिन्यूज प्राइमरीली एज मिलिट्री अलायंस।
क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी इन 1949। ओरिजिनली 12 देशों ने मिलकर के इस ग्रुप को बनाया था इन 1949। इसका हेड क्वार्टर है इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बट विथ टाइम मोर एंड मोर कंट्रीज हैव ज्वाइंड नाटो ग्रुप एंड करेंटली 32 मेंबर कंट्रीज हैं नाटो के अंदर। NATO is basically based, yeah, has been created on the concept of collective defense। कलेक्टिव डिफेंस का जो आइडिया है, इट स्टैंड्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वन फॉर ऑल फॉर वन। यानी कि जो भी देश मिल करके ये ग्रुप बना रहे हैं, उनमें से किसी भी एक देश के ऊपर कोई आउटसाइडर कंट्री अटैक करेगा तो सब मिल करके उस अग्रेसर कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ वन फॉर ऑल फॉर वन। सो NATO is created on the concept of collective defense, जिसमें स्टार्टिंग में इन 12 देशों ने एक दूसरे को कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया। एंड करेंटली देयर आर 32 कंट्रीज based on the concept of collective defense, which is the core idea of NATO। Collective defense can be understood from this principle, one for all for one। अब देखिए, कलेक्टिव डिफेंस से ही मिलता जुलता एक टर्म होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑल्सो इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, वन फॉर ऑल फॉर वन। बट कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस में मेन अंतर ये होता है कि कलेक्टिव डिफेंस तब माना जाता है कि फॉलो हो रहा है व्हेन फ्यू कंट्रीज टुगेदर कम एंड साइन अ मिलिट्री पैक्ट। यानी कि कलेक्टिव डिफेंस इज ए रीजनल कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल NATO हो सकता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है, UNSC, जहां पे लगभग दुनिया के सारे देश मिल करके आकर के एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं कि वी स्टैंड फॉर द आइडिया ऑफ वन फॉर ऑल फॉर वन। हम सब मिल करके एक दूसरे को डिफेंड करेंगे और कोई भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर, मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट ग्रुप भी हम में से किसी के ऊपर अटैक करता है, तो वी विल रिटॉर्ट बैक, रिटालिएट बैक इन कलेक्टिव मैनर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेविएट होकर के मैंने आपको दो टर्म सिखाए हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो या कोई भी पेपर हो, वहाँ पे की टर्म्स अगर आप मेंशन कर पा रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में, तो हमेशा ही आपको फायदा होता है मार्क्स फेच करने में। तो आपको बताना है कि NATO इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, वन फॉर ऑल फॉर वन। इस तरीके का कमिटमेंट 32 देशों ने एक दूसरे को किया है। लेकिन जब कलेक्टिव डिफेंस की बात हम कर ही रहे थे, तो मैंने रुक करके थोड़ा डाइवर्ट होकर के आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा दिया कलेक्टिव सिक्योरिटी का। कलेक्टिव सिक्योरिटी, लाइक कलेक्टिव डिफेंस, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल फॉर वन, बट कलेक्टिव सिक्योरिटी इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल हो सकता है UNSC। UNSC फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कमिंग बैक टू NATO अगेन, NATO का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था वो तो 1991 में खत्म हो गया। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब राइज ऑफ USSR ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, बट NATO कंटिन्यूड इवन आफ्टर 1991, इवन आफ्टर कोल्ड वॉर। और NATO ग्रुपिंग में धीरे 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 और भी नए नए मेंबर्स को ऐड कराया गया, खासकर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के कई सारे देशों को ऐड कराया गया। तो आप देख सकते हैं कि NATO में ये सारे देश जो हैं वो ओरिजिनल मेंबर्स थे। फिर 1960 से लेकर के 1990 तक में इन देशों को ज्वाइन कराया गया। ये जो बिल्कुल डार्क ब्लू से आप देख रहे हैं, ये 2021 से 2022 तक में इनको ज्वाइन कराया गया। और फिर ये येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये वो देश हैं जिन्होंने 2022 के बाद, यानी कि रसिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद ज्वाइन किया है NATO को। उसमें मेनली नाम आता है स्वीडन एंड फिनलैंड का। तो मामला ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, फिर कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1991 में, उसके बाद से NATO ग्रुप का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है। कई सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज NATO को ज्वाइन करते रहे, तो इसको कहा जा सकता है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ NATO। और इस कारण से रसिया गॉट अलार्म्ड। देखिए, रसिया अंडर इट्स करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज नोन एज रिवाइवलिस्ट पावर, which wants to revive its lost glory that it had during the Cold War time। तो व्लादिमीर पुतिन कभी भी इस बात को लाइक नहीं करेंगे कि NATO ग्रुप ईस्टवर्ड एक्सटेंड हो और NATO ग्रुप कंट्रीज जो हैं वो रसिया के बॉर्डर पे आ जाएं।
व्लादिमीर पुतिन इस बात को भी पसंद नहीं करेंगे कि जो देश पहले यूएसएसआर के टाइम में रसिया के अलाइज हुआ करते थे, जैसे कि यूक्रेन, वो अब नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इससे जो रसिया का करंट ऑब्जेक्टिव है अंडर व्लादिमीर पुतिन लीडरशिप, दैट इज टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी, वो डिफीट हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन वाई रसिया डज नॉट वांट ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ नाटो, and Russia especially does not want its Soviet era allies to join the NATO group. अब यूक्रेन ने साल 2019-20 ऑनवर्ड्स बार बार विलिंगनेस दिखानी शुरू की दैट इट वांट्स टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। यूक्रेन आप देख सकते हैं इट शेयर्स लॉन्ग बॉर्डर विथ रसिया। ऑल्सो यूक्रेन वॉज अ सोवियत अलाई ऑफ रसिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, यानी कि यूएसएसआर का मेंबर था यूक्रेन। तो रसिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो ग्रुप को ज्वाइन करे, एंड यूक्रेन वाज रिपीटेडली शोइंग विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। दैट इज व्हाई रसिया स्टार्टेड टू टेक अग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट यूक्रेन। और फिर साल 2022 में रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक भी कर दिया। इस अटैक के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है, यूक्रेन्स विलिंगनेस टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। दिस कुड हैव ब्रॉट NATO to the doorstep of Russia, and Russia would never want its Soviet ally to join NATO group. But रसिया का ये जो अग्रेशन था अगेंस्ट यूक्रेन, ये कुछ हद तक रसिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हुआ। अपोजिट आउटकम भी इसने दिया, क्योंकि वो सारे देश जैसे कि फिनलैंड देखिए लंबा बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ, या स्वीडन सीधा सीधा तो बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा बट इट इज इन प्रॉक्सिमिटी विथ रसिया। ये सारे देश जो अभी तक न्यूट्रल थे टिल 2022, जब तक रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब तक ये न्यूट्रल थे और इन्होंने नाटो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था। बट आफ्टर रसियाज अग्रेशन ओवर यूक्रेन, दीज टू कंट्रीज ऑल्सो डिसाइडेड टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। नाउ स्वीडन हैज बिकम 32nd मेंबर टू ज्वाइन नाटो ग्रुप। फिनलैंड ने उसके पहले ज्वाइन कर लिया। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन का ये जो अग्रेशन था अगेंस्ट यूक्रेन इन ऑर्डर टू थ्रेटन अदर कंट्रीज फ्रॉम ज्वाइनिंग नाटो ग्रुप has overall resulted in counterproductive manner। उल्टा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ रहा है कि नाटो कर क्या रहा है पोस्ट 1991। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन कर रहा है। रसिया की जो करंट विजन है, ऑब्जेक्टिव है टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी, उसको कर्व करने की कोशिश कर रहा है। नाटो इज ट्राइंग टू गेट इनटू द डोर स्टेप्स ऑफ रसिया। उसमें मेनली यूक्रेन को उसमें ऐड करवाने का टारगेट था नाटो का, और यूक्रेन ने जब विलिंगनेस दिखाई नाटो को ज्वाइन करने की तो रसिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। दैट इज वन बिग रीजन बिहाइंड रसियाज अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन गोइंग ऑन सिंस 2022। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। ये तो बात हो गई नाटो की। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट हाल फिलहाल में दुनिया के 3 देशों को, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील को कलेक्टिवली वार्निंग दी है दैट दीज कंट्रीज शुड नॉट बाई रसियन ऑयल। इनको बहुत सारे जो आइटम्स जो रसिया से हम इंपोर्ट करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, स्पेशली वी शुड नॉट बी बाइंग रसियन ऑयल। उनका कहना है कि बाय बाइंग रसियन ऑयल, ब्राजील, इंडिया एंड चाइना आर सपोर्टिंग रसियन इकोनॉमी and indirectly financing Russia's war over Ukraine, and that is why we should not be buying Russian oil। भारत की अगर बात की जाए तो 38% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट कम्स फ्रॉम रसिया ओनली। और एक तरफ नाटो की तरफ से वार्निंग आई है, दूसरे तरफ से अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वहां की कांग्रेस, उन्होंने भी एक कानून प्रपोज किया है, रशियन सैंक्शन एक्ट 2025, जिस कानून के अंतर्गत उन्होंने थ्रेटेन किया है कि भारत जैसे देशों के ऊपर 500% इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा देंगे इफ वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग रशियन ऑयल। तो एक तरीके से थ्रेटेन करने की हमें कोशिश की जा रही है। एक तरफ से नाटो ने थ्रेटेन किया है, दूसरी तरफ से अमेरिकन लेजिस्लेटिव बॉडी थ्रेटेन कर रही है। द कांग्रेस मैंडेट्स की 500% ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अप्लाइड। जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड होता है उसमें 500% वो ड्यूटी बढ़ा देंगे अगर भारत रसिया के साथ ट्रेड करता रहा तो, स्पेशली इन ऑयल। तो कहीं ना कहीं ये दबाव बना करके रसियन इकोनॉमी को डैमेज करने का गोल है नाटो का एंड यूएस का,
ताकि रसिया जो है वो इकोनॉमिकली जब वीक हो तो उसका अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन कम हो। भारत ने ऑफ कोर्स क्लियर शब्दों में जवाब दिया है कि एनर्जी इंपोर्ट इज इंडियाज ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। अगर हम रिलेटिवली जहां से चीपर क्रूड ऑयल मिल रहा है वो हम नहीं खरीदेंगे तो भारत की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। सो मैनेजिंग इंडियन इकोनॉमी इज इंडियाज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और उसके लिए वी विल कीप ऑन बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम वेयर एवर वी फाइंड इट एट रिलेटिवली चीपर रेट। भारत ने यूएस को क्रिटिसाइज किया है फॉर हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। अभी कुछ दिनों पहले तक तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज प्रेजिंग रसिया एंड व्लादिमीर पुतिन, and he was particularly hostile against Ukraine's president Vladimir Zelensky। अब वापस से पलट गए। सो दे आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स, हिंदी में जिसको कहते हैं दोगलापन। और इस कारण से भारत ने कहा कि वी विल नॉट गिव इन टू योर डबल स्टैंडर्ड्स, यू नीड टू हैव अ क्लियर कट पॉलिसी। आप खुद के अपने बेसिक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो मर्जी आता है वो करते हो, दूसरे देशों के ऊपर मोरल आइडियाज इंपोज करके और उनके इकोनॉमी, भारत के ऊपर मोरालिटी तो इंपोज की जा रही है कि भाई तुम उससे तेल मत खरीदो बिकॉज इनडायरेक्टली यू आर फाइनेंसिंग वॉर। यू कैन नॉट इम्पोज सच मोरल आइडियाज स्पेशली व्हेन यू योरसेल्फ फॉलो डबल स्टैंडर्ड्स। ऐसा भारत ने इनडायरेक्टली कह दिया है अमेरिका को। कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था उसके ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है नाटो के बारे में कि नाटो की जब से शुरुआत हुई है तब से कैसा, क्या उसका गोल रहा है, 1991 के बाद से क्या बदला है, नाटो ग्रुप में क्या भारत को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो नाटो ने क्या बनाया, देखिए नाटो तो मेनली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास के देशों के लिए नाटो ग्रुप है। लेकिन नाटो को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है नाटो 5 या नाटो प्लस, जिसमें कुछ और देशों को ज्वाइन कराया गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। सो दीज कंट्रीज कलेक्टिवली आर पार्ट ऑफ नाटो प्लस। 1-2 साल से अमेरिका बार बार ये सजेशन दे रहा है कि भारत को भी नाटो प्लस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि नाटो का कैसे रोल बदला है सिंस इट्स इंसेप्शन। तो आपको पहले बताना है कि कैसे नाटो बना थ्रू वाशिंगटन ट्रीटी। 1991 तक उसका लक्ष्य क्या था, कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर को रिस्ट्रिक्ट करना। 1991 के बाद से उसका गोल बदला है और अब के टाइम में भारत को वो अपने ऑर्बिट में ज्वाइन कराना चाहता है अंडर नाटो प्लस। भारत अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वो सब आपको लिखना है और फिर एक ठीक ठाक सा कंक्लूजन लिख देना है। जरूरत पड़े तो आप हिंट्स पढ़ सकते हैं। मैंने जैसा कहा है आपको बार बार, इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में आपको मैप जरूर बनाना है। तो भारत का मैप और वर्ल्ड का एक रफ मैप आपको बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। Next topic is again from international relations. It is about Russia, India, China, RIC grouping. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. RIC grouping एक informal trilateral grouping है between these three countries of course, Russia, India and China. इसको late 1990s में शुरू किया गया था informal grouping। जैसे क्वाड की इनफॉर्मल शुरुआत हुई थी, मैंने कुछ दिनों पहले बताया, इसको फॉर्मलाइज किया गया इन 2021 क्वाड को। तो वैसे ही आरआईसी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग की तरह इसकी शुरुआत हुई 1990s में। अभी तक इसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया है, मतलब इसको एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है बिटवीन दीज थ्री साइड्स, रसिया, इंडिया एंड चाइना। आरआईसी का मेन मकसद है टू प्रमोट अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, मेनली टू रेजिस्ट यूएस हेजेमनी। हेजेमनी अगर किसी भी देश का हो जाता है ग्लोबल ऑर्डर में तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया यूनिपोलर हो चुकी है, मतलब द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज बीइंग डोमिनेटेड बाय वन सिंगल कंट्री। तो 1991 के बाद से जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, तो हम कह सकते हैं कि यूएस की हेजेमनी डेवलप हो गई थी इन ग्लोबल ऑर्डर। हेजेमनी का मतलब होता है अनक्वेश्चन्ड सुप्रीमेसी, और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बिकेम यूनिपोलर। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर के 1991 तक वर्ल्ड ऑर्डर को हम कह सकते थे बाइपोलर, जिसमें दो पावर ब्लॉक्स थे, यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर के कोल्ड वॉर तक के एंड तक वर्ल्ड वॉज बाइपोलर। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वी कुड से दैट वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर।
guided by US hegemony. But with the beginning of 21st century, again rise of Russia, resurgence of China, and then emergence of countries like India, Japan is leading to a multipolar global order. तो आई होप आपको दुनिया के अलग अलग फेजेस को, अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिफाइन करना है तो आप कैसे बता सकते हैं। 1945 से लेकर के 1991 तक बाइपोलर, 1991 से लेकर के बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी यूनिपोलर गाइडेड बाय यूएस हेजेमनी, and 21st century onwards we can say that we are in the age of multipolar global order. तो RICs को बनाया ही तब गया था 1990s में, जब वर्ल्ड वाज यूनिपोलर एंड हैड यूएस हेजेमनी। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर को लाने के लिए इन तीन देशों ने मिलकर के इनफॉर्मल ग्रुपिंग बनाई थी RIC, रसिया, इंडिया, चाइना। तो मेन लक्ष्य तो था यूएस की हेजेमनी को काउंटर करना, उसके अलावा काउंटर टेररिज्म, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, रीजनल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म एट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनएससी, WTO, इन सब को लाना लक्ष्य था RIC का। बट RIC एज ए प्लेटफॉर्म बिकेम वीक या डॉर्मेंट आफ्टर पैंडेमिक। साल 2020 में हुआ क्या, चाइना का इमेज बहुत खराब हो गया। बहुत टाइम तक वर्ल्ड कंट्रीज केप्ट ऑन सस्पेक्टिंग चाइनाज कॉन्शियस एफर्ट या डेलिबरेट एफर्ट बिहाइंड द पैंडेमिक। बहुत टाइम तक 2020 में कई सारी ऐसी थ्योरी आई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसके अंतर्गत लग रहा था कि चाइना ने जानबूझ करके पैंडेमिक फैलाया है दुनिया भर में। और चाइना से जब भी डिमांड किया जाता था कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने दे, तो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से रिएक्ट बैक करता था। उसी दौरान उसने ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन कर दिया था। तो चाइना का जो अग्रेसिव पोस्चर था ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट्स टेंडेंसी टू रिजेक्ट एनी काइंड ऑफ डिमांड रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ राइज ऑफ कोविड पैंडेमिक के कारण चाइना का इमेज बहुत खराब हुआ और ये जो RIC प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया। भारत और चाइना के बीच में रिलेशंस भी काफ़ी खराब हो गए उसी दौरान, जब गलवान वैली कन्फ्लिक्ट हुआ भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में इन 2020। तो इस कारण से RI प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरीके से डॉर्मेंट स्टेज में पहुंच गया। लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि रसिया वांट्स टू रिवाइव RIC फॉर्मेट। रसिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इज रिपीटेडली टेकिंग एफर्ट्स इन ऑर्डर टू रिवाइव RIC फॉर्मेट एंड मेक इट अ फॉर्मल ग्रुपिंग। RIC को इमर्ज कराना चाहता है रसिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्वाड। तीनों देशों को साथ लाना चाहता है। बट RIC ग्रुपिंग के रिवाइवल में और उसके प्रोएक्टिव एप्लीकेशन में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस। गलवान वैली कन्फ्लिक्ट से ही दोनों देशों के बीच में मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट है। उसके अलावा चाइना का पाकिस्तान के साथ क्लोज एक्सेस। चाइना एंड पाकिस्तान आर कंसिडर्ड एज all weather friends since 1962. Again an important term to be used in answer. जब से भारत और चाइना की लड़ाई हुई है 1962 में, तब से पाकिस्तान को समझ आ गया है कि उसको किसके साथ दोस्ती करनी है, चाइना के साथ। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। यही आइडिया यहाँ लगा रहे हैं। दे हैव टर्न्ड ऑल वेदर फ्रेंड्स। और दोनों मिल करके एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं अगेंस्ट इंडिया, जिसको नाम दिया गया है I2 पिंसर स्ट्रैटेजी बाय एक्सपर्ट्स। तो भारत के अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान जिस हॉस्टाइल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं उसको नाम दिया गया I2 पिंसर स्ट्रैटेजी। I2 में I फ्रॉम पाकिस्तान साइड स्टैंड्स फॉर इंट्रूजन। वहां से घुसपैठी लोग घुसते रहते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके भाग जाते हैं। इसे अभी हम पहलगाम में हमने देखा। और चाइना की तरफ से चाइनीज आर्मी का देखा जाता है इनकर्सन। तो दिस I2, one I is फॉर इंट्रूजन, अनदर I is फॉर इनकर्सन। और ये पिंसर की तरह, जैसे चिमटा होता है ना, चिमटा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पिंसर। तो I2 पिंसर स्ट्रैटेजी, एक तरफ से इंट्रूजन एक तरफ से इनकर्सन करके वो भारत को चिमटे की तरह दबाने की कोशिश कर, स्पेशली इन जम्मू कश्मीर रीजन। तो ये I2 पिंसर स्ट्रैटेजी दोनों मिलकर के अडॉप्ट करते हैं अगेंस्ट इंडिया। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एक्सेस है। दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स सिंस 1962। और इसी कारण से भारत हमेशा ही चाइना के अगेंस्ट सस्पिशियस रहेगा। And revival of platforms like RIC becomes difficult because of this axis between Pakistan and China.
तीसरा है रसिया यूक्रेन वॉर। जब से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है 2022 में, तब से चाइना ने पूरी तरह से सही सपोर्ट किया है रसिया को, रसिया की इकोनॉमी को खासकर, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू चैलेंज यूएस हेजेमनी। सो चाइना वांट्स रसिया टू स्टैंड अगेंस्ट यूएस एंड चाइना हैज बीन सपोर्टिंग रसिया। भारत के ऊपर जैसे थ्रेटन कर रहे हैं नाटो वाले कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, इसी होप में कि भारत थोड़ा सा पीछे हट जाएगा रसिया के साथ इकोनॉमिक ट्रेड में, इस उम्मीद में है। लेकिन चाइना के ऊपर तो थ्रेटन उनको कर भी नहीं सकते, क्योंकि चाइना दे नो इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। तो रसिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ, तब से चाइना और रसिया की एक्सिस भी काफी स्ट्रांग हो गई है। एंड देन देयर आर ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्राडिक्शंस, जैसे इंडिया इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ क्वाड, तो फिर आरआईसी को ज्वाइन करना वुड बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच फ्रॉम इंडियन साइड। बट आरआईसी को ज्वाइन करता है भारत तो क्या फायदा होगा? इट विल हेल्प इंडिया टू बैलेंस इट्स रिलेशन विथ रसिया एंड चाइना। इट कुड बी सीन इन लाइन विथ इंडियाज एम ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम लोग तो चाहते हैं कि हम विश्व बंधु बने रहें, हम लोग फ्रेंड ऑफ ऑल बने रहें। वी वांट अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, हमारी खुद की ऑटोनॉमी बनी रहे, इसीलिए हम किसी एक कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को के साथ पूरी तरह से अलाइन नहीं होना चाहते। तो उस डायरेक्शन में देखा जाए अगर, तो हम जब क्वाड के मेंबर हैं ही, हमें दूसरे साइड में आरआईसी को भी फॉर्मलाइज कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंडिया विल क्लियरली बी एबल टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए कंट्री which does not permanently aligns with any power blocks of the world, and India is looking forward to have a multipolar global order that could be seen in line with India's aim of emerging as Vishwa Bandhu, friend of all. इस डिस्कशन के बेसिस पे ये मेंस क्वेश्चन है, देखने में भारी भरकम सवाल लग सकता है सिंपल सा ही। इस डिस्कशन के बेसिस पे आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा आंसर नहीं दिया, सिर्फ हिंट्स दिया है सिंपल सवाल, आराम से अटेम्प्ट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पोषण ट्रैकर ऐप, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या होता है पोषण ट्रैकर ऐप? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक इनिशिएटिव है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स में न्यूट्रिशन के कई सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब बेसिकली खाने पीने की चीजें प्रोवाइड की जाती हैं 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, प्लस प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन को, अंडर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो डाइटरी benefits as well as health checkups are given to children between 0 to 6 years and as well as pregnant and lactating mothers under national nutrition mission. अब आंगनवाड़ी सेंटर में के थ्रू चलाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जो आंगनवाड़ी बहन जी लोग होती हैं, उनके पास फिर दिया गया है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को प्रोक्योर किया गया है थ्रू GEM पोर्टल, और उन सबको दिया गया स्मार्टफोन। उस स्मार्टफोन पे इंस्टॉल किया गया है पोषण ट्रैकर ऐप। जिस पोषण ट्रैकर ऐप की मदद से आंगनवाड़ी बहन जी तमाम जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं अंडर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उनका रजिस्ट्रेशन करती हैं। पहले फेशियल रिकॉग्निशन लिया जाता है, आधार नंबर के साथ EKYC किया जाता है, और फिर उसकी मदद से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर फ्यूचर में उनको टाइम बाउंड फैशन में डाइटरी बेनिफिट्स एज वेल एज हेल्थ चेकअप्स की सर्विसेज दी जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर में। तो सरल भाषा में कहें तो ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स में 0 से 6 साल के बच्चों को खाना पीना दिया जाता है, हेल्थ चेकअप दिया जाता है, प्लस उनकी मदर्स को सपोर्ट किया जाता है हेल्थ एज वेल एज न्यूट्रिशन वाइज। तो ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को रन करने के लिए इन इफेक्टिव मैनर, ताकि प्रॉपर रिकॉग्निशन हो पाए, रजिस्ट्रेशन हो पाए, थोड़ा सा डिजिटलाइज सिस्टम ला दिया गया है विथ हेल्प ऑफ पोषण ट्रैकर ऐप। पोषण ट्रैकर ऐप में स्मार्टफोन की मदद से बच्चों का और उनकी मदर्स का अपना एक अकाउंट बना दिया जाता है, अकाउंट डिटेल, और उसमें KYC कर दिया जाता है, नो योर कस्टमर, थ्रू आधार नंबर एज वेल एज फेशियल रिकॉग्निशन। पोषण ट्रैकर ऐप का सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है जानते हैं? कि अब भारत भर में कहीं पे भी कोई रह रहा हो, जैसे मान लीजिए कि आप आसाम में रहते हैं और यहाँ पे लोकल आंगनवाड़ी में आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है, एक लेडी है उसने अपने आप को रजिस्टर कराया है और बताया है कि मेरे 2 बच्चे हैं 0 से 6 साल की उम्र के बीच में,
तो उस लेडी को लोकल आंगनवाड़ी सेंटर से बेनिफिट मिलना चाहिए, हेल्थ एज वेल एज न्यूट्रिशन का। बट वो लेडी का हस्बैंड जो है वो कहीं और चला जाता है। मान लीजिए वो गुजरात चला जाता है जॉब करने के लिए, तो अब गुजरात भी वो चले जाएंगे, बट गुजरात के अंदर जो लोकल आंगनवाड़ी सेंटर होगा वहां पे उस लेडी को बेनिफिट मिल पाएगा ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, क्योंकि रजिस्टर तो उसने असम में कर दिया है पोषण ट्रैकर ऐप की मदद से। अब गुजरात के आंगनवाड़ी सेंटर में पोषण ट्रैकर ऐप की मदद से क्रॉस चेक कर लिया जाएगा कि हाँ हाँ आप रजिस्टर्ड हैं असम से, और अब चूंकि आप आसाम में रजिस्टर्ड हैं लेकिन रह रहे गुजरात में हैं, तो गुजरात की आंगनवाड़ी सेंटर से उनको बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे हेल्थ के एंड न्यूट्रिशन के। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे देश के आंगनवाड़ी सेंटर्स को लिंक कर दिया गया है विथ हेल्प ऑफ पोषण ट्रैकर ऐप। इसी को नाम दिया भारत सरकार ने वन नेशन वन आंगनवाड़ी। नाउ ऑल आंगनवाड़ीज अक्रॉस द कंट्री हैव बीन कनेक्टेड। आप कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, दुनिया भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के आप वहां के लोकल आंगनवाड़ी से बेनिफिट उठा सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पोषण ट्रैकर ऐप। सो इट कैन बी mentioned as a good example of e-governance in ensuring health and nutrition for pregnant and lactating mothers as well as children between 0 to 6 years of age. बट क्या क्या इश्यूज निकल करके आ रहे हैं पोषण ट्रैकर ऐप के एप्लीकेशन में, वही बताया गया है इस आर्टिकल में। दिक्कत क्या आती है, टेक्निकल ग्लिचेज आ जाता है, ऐप में बार बार एरर दिखाने लगता है। लिटरेसी चैलेंज तो है ही, जिसको हमने देखा डिजिटल डिवाइड, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ठीक से यूज करने नहीं आता, या जो विमेन हैं इंटेंडेड बेनिफिशियरीज वो अपना केवाईसी ठीक से भर नहीं पाती हैं। इंटरनेट इश्यूज है, आधार मिसमैचेज हैं, बार बार कभी आधार नंबर गलत डाल देती हैं विमेन, कभी अपने हस्बैंड का आधार नंबर डाल देती हैं, मोबाइल नंबर अपना हस्बैंड का आधार, या कुछ मोबाइल नंबर हस्बैंड का अपना आधार नंबर, इस कारण से ई केवाईसी हो नहीं पाता है। ई केवाईसी होने के लिए आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर वही आपको देना होगा जो आपने आधार बनवाते टाइम में दिया था। तो इन सब कारणों से बहुत सारी विमेन को इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का फायदा मिल नहीं पा रहा है। तो आई होप आपको तमाम बातें समझ आ रही हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण ट्रैकर ऐप, वन नेशन वन आंगनवाड़ी है तो बड़ा अच्छा आइडिया, ई गवर्नेंस का अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उस कारण से हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं इन मेंस, इश्यूज एसोसिएटेड विथ ई गवर्नेंस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट LIGO इंडिया एंड ग्रेविटेशनल वेव्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। Let us first of all understand what are gravitational waves. These are ripples in space and time. उनको कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो पूरे यूनिवर्स को माना जा सकता है एज ए रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ स्पेस एंड टाइम। और कभी कोई बहुत ही एनर्जेटिक एक्टिविटी होती है यूनिवर्स में कहीं भी, जैसे कि दो ब्लैक होल आपस में मर्ज कर गए या दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में मर्ज कर गए, तो ये इस तरह की हाई एनर्जेटिक एक्टिविटीज के कारण फिर क्या होता है कि यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के स्पेस और टाइम में रिपल्स क्रिएट होते हैं। उन्हीं रिपल्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल वेव जैसी कोई चीज होती है, ऐसा पहली बार प्रपोज किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1916। उन्होंने प्रपोज किया था 1916 में, बट लगभग 100 साल बाद 2015 में फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर ऑब्जर्व्ड या डिटेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम है LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में कहे तो LIGO के बारे में आगे आज ही हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो मुद्दा ये कि 1916 में पहली बार प्रपोज किया गया और 2015 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया, और उसके बाद कई सारे और ग्रेविटेशनल वेव्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करके स्टडी करने से फायदा क्या होगा कि यूनिवर्स के बारे में हम और बेहतर समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब इस तरह की एनर्जेटिक एक्टिविटी हो कि दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में मर्ज कर जाएं या दो ब्लैक होल आपस में मर्ज कर जाएं। न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स होते क्या है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग स्टार्स की लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि हाउ स्टार्स आर क्रिएटेड एंड देन दे डाई, और मरने के बाद क्या होता है। देखिए सबसे पहले होता है लंप ऑफ गैसेस,
गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम का लंप होता है, जिसको कहा जाता है नेबुला। ये नेबुला बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मैसिव है ना नेबुला, उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन हीलियम है, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है उनके न्यूक्लियस में, और फिर उससे बनता है स्टार। अब अगर ये नेबुला लार्ज साइज का है तो जाइंट स्टार बनेगा, सुपर जाइंट स्टार। और अगर स्मॉल साइज का नेबुला है तो रेड जाइंट स्टार बनेगा। और वो लगातार ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपस में फ्यूज होते रहेंगे, फ्यूजन रिएक्शन होता रहेगा, एनर्जी बनती रहेगी। तो ये हजारों लाखों सालों तक ये चलेगा, जहाँ पे एक स्टार बनता है, बनते 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 फ्यूजन होता रहता है। सन भी एक स्टार ही है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब बहुत डेंस हो जाता है स्टार, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, तो फिर बहुत डेंस होने के बाद वो एक्सप्लोड कर जाता है। इसको कहा जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा इज एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार। एक्सप्लोजन के बाद धीरे धीरे स्टार की सारी एनर्जी खत्म होने लगती है एंड द स्टार स्टार्ट्स टू डाई। तो अगर मैसिव स्टार है तो मरने के बाद इट में आइदर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। अगर स्मॉल स्टार है तो मरने के बाद इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक ड्वार्फ। अब न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में क्या अंतर होता है, और कौन से स्टार मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, कौन से मरने के बाद ब्लैक होल बनते हैं, वो भी समझते हैं। जो काफी बड़े साइज के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, आई एम सो सॉरी, जो काफी बड़ा साइज का नेबुला होता है, वो जब स्टार बनता है और स्टार बनने के बाद जब सुपरनोवा यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ स्टार होता है, तो मरने के बाद इट लीड्स टू ब्लैक होल। ये मरने के बाद भी इतना बल्की होता है कि इट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो ब्लैक होल डज नॉट हैव इट ओन सरफेस बिकॉज द सरफेस इज कॉन्ट्रैक्टिंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। इवन आफ्टर डेथ इट इज वेरी वेरी बल्की। ब्लैक होल इतना बल्की होता है, इतना डेंस होता है कि इट डज नॉट इवन अलाउ ए लाइट टू पास थ्रू इट। लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इट इज नोन एज ब्लैक होल। ये वेव्स को भी अपने आसपास से मूव करने नहीं देता, उनको आपस में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जबकि वहीं मान लीजिए बहुत छोटा अगर नेबुला था तो मरने के बाद तो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा भी नहीं था जो मरने के बाद ब्लैक होल बने, बहुत छोटा भी नहीं था कि मरने के बाद ब्लैक ड्वार्फ बन जाए, मीडियम साइज का अगर स्टार था तो मरने के बाद इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, जो इसकी अपना एक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा साइज का भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं, और उसका अपना वेल डिफाइंड सरफेस है। ब्लैक होल की तरह वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो इसका अपना वेल डिफाइंड सरफेस है। तो न्यूट्रॉन स्टार्स आर बेसिकली 1.4 to 2 times बिगर देन आवर सन, एंड व्हेन एनी स्टार इज मच मोर बिगर देन आवर सन, हमारा जो सन है सोलर सिस्टम वाला, उससे बहुत बड़ा होता है, तो मरने के बाद दैट स्टार लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। और हमारे सन की तुलना में बहुत छोटा स्टार होगा तो मरने के बाद इट लीड्स टू ब्लैक ड्वार्फ। अब मुद्दा ये है कि या तो न्यूट्रॉन स्टार है या तो ब्लैक होल है। ये आपस में अगर दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज करें या आपस में दो ब्लैक होल मर्ज करें तो दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स आर like ripples in space and time of the universe। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स को अगर हम स्टडी करें तो हमें दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, और इसीलिए ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज बनाए गए हैं जिनको कहा जाता है लीगोज, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। दुनिया में 4 लीगो सेंटर्स अभी ऑपरेशनल हैं, 2 तो यूएस में ही हैं, लीगो हैनफोर्ड, लीगो लिविंगस्टन। 2 यूरोप में हैं, एक इटली में है विर्गो, और दूसरा जर्मनी में है जीओ, और फिर एक जापान में है कागरा, कामियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। तो 4 अलग अलग देशों में हैं, 5 टोटल लीगो ऑब्जर्वेटरी हैं, 2 तो यूएस में, 2 पूरे यूरोप में और एक जापान में। एक लीगो और आ रहा है, इट इज इन द प्लान्ड स्टेज, और वो आ रहा है भारत में। इट इज प्रपोज्ड या प्लान्ड टू कम इन इंडिया। लीगो ऑब्जर्वेटरोमीटर से ग्रेविटेशनल वेव्स को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, जिसकी मदद से दुनिया के कई सारे इनेग्मेटिक चीज़ों के बारे में, जैसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में हम समझ पाएंगे, जिनके बारे में अभी हमें बहुत कुछ पता है नहीं। भारत में जो लीगो आ रहा है इसका नाम रहेगा लीगो इंडिया,
उसका टेक्निकल नाम भारत के अंदर रखा गया है इंडिगो प्रोजेक्ट। इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। भारत में जो LIGO होगा वो एल शेप का होगा, प्रपोज्ड एल शेप का होगा। साल 2016 से ही भारत सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए टोटल 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वंस इट इज क्रिएटेड देन इट विल बी इंडियाज लार्जेस्ट साइंटिफिक फैसिलिटी एंड इट विल बी ऑपरेशनल बाय 2030। भारत का LIGO तो अभी प्रपोज्ड है, भारत का LIGO जो ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन 2030 तक इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल। ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बिम्स्टेक से रिलेटेड सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत हैं। न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नेट जीरो तो 2070 में किया जाना है, नॉट 2035 में। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज आंसर वुड बी 24,000 करोड़, यहाँ पे 24,000 करोड़ होगा। नामरूप बोरहाट से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। अभी वहाँ पे कितना ऑयल है उसका एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं किया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।